योगी बाबा के साथ भी बहुत बड़ा खेल होने वाला। अभी देख लेना सरकार जो पलटेगी ना केंद्र की, यूपी में भी योगी बाबा जाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आज दो चाड़ियों पर निर्भर हैं, जो खाली अपने ही आप को फ्रेम में रखा करते थे। अगर माला पिन्हाई जा रही है स्टेज पर, तो अपने अलावा ना तो नड्डा जी को आने दे देते, न ही राजनाथ सिंह को। आज उनको हर किसी की जरूरत पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आप गद्दार कहलाए जाओगे, खालिस्तानी आतंकवादी, यही होगा। अब तो करेंगे, इनको झटका लगा है ना, झटका लगा है कि हमें अब जनता नकार रही है। अब हिंदू मुस्लिम वाला पेच नहीं चलेगा। मैं अब भी मानता हूं कि यूपी में 17-18 सीटों की अभी भी बेईमानी हुई है। मजदूर, किसान, अगला, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम सब इनसे परेशान है। तो फिर इन्हें वोट कौन दे रहा है? कोई वोट नहीं दे रहा। कर रहे खेल है, सब ईवीएम का खेल है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम जो चुनाव में हर बार सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा होता है और एक बार फिर से ईवीएम ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस बार ईवीएम की जांच कांग्रेस तो कर ही रही है, लेकिन जो हमेशा कहता था कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता, वही भाजपा अब ईवीएम जांच करवा रही है और कह रही है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हमारे पोलिंग बूथों की 66 पोलिंग बूथों की ईवीएम की जांच कराई जाए। और इसके कारण अब तमाम लोग ये भी कहने लगे हैं कि सरकार गिरने लगी है। इस वजह से भाजपा में ये डर का माहौल दिख रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ होने वाले हैं? देखिए, ईवीएम की जो जांच का विषय होता है वो जब इलेक्शन एजेंट जो बनाए जाते हैं, ठीक है, और जब वो मशीनें 17C फॉर्म के साथ में सबमिट होती है कैनेस्टोर रूम के अंदर में, और वो जब मशीनों का रिजल्ट जब ओपन होता है, जिसको मशीनों को जो डीएम साहिबा जो है उनको खुलवाती हैं स्टोर रूम को, और उसके बाद वो मशीनें कलेक्ट होती हैं। कलेक्ट होने के बाद उसमें वेरीफाई करना होता है क्या वो जो मशीन 17C फॉर्म के साथ में रखवाई थी सेम एडिटीज वैसी ही प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 के ईवीएम के साथ छेड़खानी किस तरह की होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सील्ड पैक जब होती है, हम जब वोटिंग करवाने के बाद वो बस के बाद वो कॉलेज में जहाँ भी लेके जाते हैं स्टोर रूम में रखते हैं, तो उसमें एजेंट की भी कुछ गलतियाँ होती हैं। और रही बात, जैसे आपने बोला कि भाई भाजपा जांच करवाएगी या कांग्रेस जांच करवाएगी, जांच का विषय तो एक आम नागरिक भी करवा सकता है। आपको बता दूं, नॉलेज फॉर यू। सवाल इसलिए बन रहा है कि भाजपा जो हमेशा कहती थी कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, वो भाजपा करे कि ईवीएम चेक करो। आप सुन लीजिए, वो वहाँ पे करवाएंगी जहाँ पे वो खुद हार गए हैं। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ क्या नाम है, गठबंधन की सरकार जहाँ पे क्या नाम है हार गई है, वहाँ उस विषय को मजबूती से नहीं उठाएंगे। ये तो इनका प्रोपेगेंडा रहा है शुरू से। एक आम नागरिक भी जो एजेंट जो बनाया जाता है, वो भी अगर चाहे एफिडेविट फाइल कर सकता है, लेकिन बड़े स्तर पे एफिडेविट फाइल होने चाहिए जहाँ पे उसको लगता है कि छेड़खानी हुई है। इसमें छेड़खानी एक तरह की नहीं होती। ईवीएम में 3-4 तरह की होती हैं। बैटरी की भी होती है, जो बैटरी सेल होती है, 100% आप फ़ोन को चार्ज करके लाए थे, तो जब वोटिंग हुई तो वो 100% तो बची नहीं होगी। अगर हम फ़ोन घर से चार्ज करके निकलते हैं तो चार्ज करने के बाद आपको पता होगा बैटरी हमारी यूज भी तो होती है जब हम फ़ोन बात करते हैं। तो ऐसी मशीन को जब रखा गया था तो वो 100% बैटरी होगी उसमें। 100% के बाद वो बैटरी दोबारा चेंज करनी होती है, लेकिन वो चेंज नहीं होती। वो एडिटीज ऐसी जाती है सील होकर, और सील होने के बाद वो स्टोर रूम में सबमिट कर देते हैं जहाँ भी कॉलेज में जाती है। फिर रिजल्ट ओपन होता है, रिजल्ट होने पर उसको मशीनों खोलते हैं तो फुल चार्ज नहीं होती वो उस टाइम, वो 60% 65% इस पर होती है। एक फॉल्ट वो भी है जो डाउट के आशंका खड़ा करता है। नंबर 2, जैसे कि आपने जो अंदर क्या नाम है एजेंट बैठे होते हैं पार्टी की तरफ से, जो भी बूथ एजेंट बैठे होते हैं बन के, जब वोट कोई व्यक्ति डालता है तो पहले ऑलरेडी बटन को क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जो उनको लगता है कि मैंने बटन दबा दिया, एक वो भी वोट शिफ्ट हो जाता है उसके अंदर में। क्योंकि जब बुजुर्ग आदमी को नहीं पता मैंने कहाँ दबाया, बस वो पी की आवाज़ सुनता है और एक बीप की आवाज़ सुनने के बाद उसको लगता है मेरा वोट दल गया है। समझ रहे हो? ये तो खैर तमाम चुनाव के दौरान सारी बातें चलती रही, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो है, और इंतजार भी कई लोग यही कह रहे हैं, कब चचा पलट जाए, कब नायडू कुछ और कर दे, कब सरकार गिर जाए। ये जो सवाल है, ये इस देश में सरकार गिरना भी लाजमी है, क्योंकि आज देश का जो इलेक्शन हुआ था ये ना मंदिर ना मस्जिद पे हुआ था। ये मैंने शुरू से बताया था, बेरोजगारी, महंगाई, प्राइवेटेशन तेजी से जो हो रहा है, और ये हर जनमानस के बीच का एक हिस्सा है कहीं ना कहीं, और इस चीज़ को सब फेस कर रहे हैं। एक रिक्शे वाले से लेके एक बिजनेसमैन भी फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। बिजनेसमैन बेचारा बोल नहीं पाता, उसकी कुछ पाबंदियाँ हैं। एक गरीब आदमी नागरिक अपने हक के लिए बात करता है, वो कर पा रहा है।
तो जो ये इलेक्शन हुआ था वो बेरोजगारी महंगाई की भत्ते के ऊपर ये इलेक्शन हुआ था और उस पर बड़े स्तर के लोगों जनता ने वोट भी दिया था। लेकिन रही बात सवाल कि सरकार ठीक है भारतीय जनता पार्टी की बन गई, आज मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दलित सांसद हैं एससी कोटे में आते हैं, अब संविधान खत्म करने की बात चल रही है। जैसे अभी देखा हमने पार्लियामेंट के अंदर में जितना संघर्ष के बाद एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी, वहाँ पे स्टैचू लगाया था और क्या नाम है महात्मा गांधी जी का लगवाया था, वो उस चीज़ को भी क्या नाम है शिफ्ट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो ठीक नहीं है इस देश की जनता के प्रति, उस देश के प्रति भी। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी दलित सांसद हमारे भाई बंधु जितने भी हैं इनको कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा, और अगर एकजुट नहीं होते तो मुझे ऐसा मानना है कि वो दोबारा सांसद कभी ज़िंदगी में नहीं बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और अगर वो अभी समय होते ही अगर महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि काउंसलिंग की आवश्यकता है यहाँ पे सांसदों के ऊपर। अगर बेहतर अपने काउंसलिंग अगर गठबंधन ने कर ली उनकी, तो मेरा ऐसा मानना है सरकार गिर भी सकती है। हाँ, आपके पास लौटेंगे मेहताब हिंदुस्तानी भी हमारे साथ, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। क्या कहेंगे, क्या आप लोग सरकार गिरा देंगे? वादे तो खूब चल रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जो इंसान कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है, आज उन्हें नायडू और नीतीश जी की जरूरत पड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री जी आज दो चाड़ियों पर निर्भर हैं, जो खाली अपने ही आप को फ्रेम में रखा करते थे। अगर माला पिन्हाई जा रही है स्टेज पर, तो अपने अलावा ना तो नड्डा जी को आने दे देते, न ही राजनाथ सिंह को। आज उनको हर किसी की ज़रूरत पड़ गई है। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी सरकार। क्यों नहीं चल पाएगी? बहुमत तो उन्हीं के पास है, इंडिया गठबंधन तो अभी भी बहुमत से दूर है। देखिए, यूँ नहीं चल पाएगी, मैं बताता हूँ, क्योंकि इनमें भी अंदर खाने फूट पड़ गई है। इधर योगी बाबा के इंतजाम में लग गए अमित शाह जी। क्या योगी बाबा का क्या इंतजाम? योगी बाबा के साथ ही बहुत बड़ा खेल होने वाला। अभी देख लेना सरकार जो पलटेगी ना केंद्र की, यूपी में भी योगी बाबा जाने वाले। कहाँ जाने वाले? मठ भेज देंगे उन्हें, यही बीजेपी वाले खुद मठ भेज देंगे, बीजेपी वाले ही खुद। क्यों भेज देंगे? योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता है, क्यों मठ भेज देंगे उनको? देखिए, मैं अब भी मानता हूं कि यूपी में 17-18 सीटों की अभी भी बेईमानी हुई है, क्योंकि इसके दोषी जो हैं, जो चुनाव आयोग के चीफ हैं मनोज कुमार, अब भी 100 सीटों का फायदा, राजीव कुमार, उन्होंने अब भी भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों का फायदा पहुंचाया है। हाँ। जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, सबूत है आपके आरोप पास? नहीं, हाँ। जहाँ 200, 500, 1000, 2000 के अंतर से बीजेपी जीती है। सब पर ऐसे होते हैं, ऐसे आंकड़े आते हैं। कंपटीशन जब ज्यादा, मुकाबले जब ज्यादा तेज होते हैं, तब ऐसे आंकड़े आते हैं। तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ गई 3 सीटों पर चुनाव दोबारा कराने की? जो इससे पहले ये कहा करते थे कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम सही है, ईवीएम हैक नहीं होता। जांच करवा रहे हैं ईवीएम, तो फिर सारी सीटों पर कराओ, सारी सीटों पर कराओ ना, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर 40 सीटें आ जाएं, 40 सीटें आ जाएं भारतीय जनता पार्टी की, मैं भी भारत जोड़ो यात्रा में घूमाऊं, मैं भी भारत न्याय यात्रा में घूमाऊं, कोई भी इनको वोट नहीं दे रहा। मजदूर, किसान, अगला पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, सब इनसे परेशान है। तो फिर इन्हें वोट कौन दे रहा है? कोई वोट नहीं दे रहा। ईवीएम का खेल है, सब ईवीएम का खेल है। जरूरी थोड़ी है कि जो जनता इनको वोट नहीं दे रही उतनी ही जनता है। देश की 140 करोड़ की आबादी है और उसमें बहुत सारे लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, मैंने माना कि मेरे देश की जो जनता है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरी देश की जनता राम भक्त जरूर हो सकती है, मगर अंध भक्त नहीं हो सकती। क्योंकि इन्हें दिखा दिया ना अयोध्या में, जो इन्होंने 22 तो गद्दार गद्दार हैं। मैं क्या कहूँ, आप एक रिपोर्टर हैं, बोल दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा कि रिपोर्टर कम, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हो आप। गद्दार कहे जा रहे हैं अयोध्या वाले। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आप गद्दार कहलाए जाओगे, खालिस्तानी आतंकवादी, यही होगा। और इस वक्त जो है ज़रूरत है ना एकजुट होने की है। जैसे कि अभी ये मीटिंग रखी गई, मुझे तो खैर इनवाइट भी नहीं था, अगर मैं आ गया बिना इनविटेशन के। जैसा कि उदित राज जी ने ये मीटिंग रखी है, अभी लोहा गर्म है, चोट मार देनी चाहिए, चाहे इसमें अल्पसंख्यक हो या दलित हो, बहुजन हो,
एक हो जाना चाहिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत न्याय यात्रा हुई, ऐसे ही बहुजन यात्रा मोदी जी होनी अपने चाहिए। कैबिनेट में बहुजन की भागीदारी दे रहे हैं। आपने देखा है इस वक्त विपक्ष सरकार बनाने से ना बनाने के भी खुश है, और ये सरकार बनाने के बाद भी ना खुश हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। चाड़ियों की सरकार ज्यादा दिन नहीं चला करती, और जो घमंड और गरूर होता है ना, घमंड और गरूर तो कंस का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा। तो ये क्या चीज है? लगातार सवाल उठाते थे कि एक भी यूनिवर्सिटी अस्पताल नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके आए हैं बिहार में, बिहार को विश्वविद्यालय दे दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कितने हॉस्पिटल बनवा दिए बीजेपी ने? विश्वविद्यालय दिया ना, शुरुआत हो गई ना तीसरे टर्म की सरकार में, देखिए विश्वविद्यालय दे दिया। अब तो करेंगे, इनको झटका लगा है ना, झटका लगा है कि हमें अब जनता नकार रही है। अब हिंदू मुस्लिम वाला पेच नहीं चलेगा, अब जातिवाद वाला पेच नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद का पेच नहीं चलेगा। अब देश का युवा रोजगार मांग रहा है, देश का युवा पढ़ाई मांग रहा है, देश का बच्चा काम मांग रहा है, भूखा खाना मांग रहा है, नंगा कपड़ा मांग रहा है। तो अब तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगने लगा है। आप भी मान रहे हैं ना कि इस बार की सरकार जो आई है वो ढंग से काम करेगी? अभी देखिएगा, मतलब भरोसा तो है ना? अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी नीतीश जी क्या तेल की मारेंगे धार क्या पलटी। कह रहे हैं समझ नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी तो नीतीश चाचा ही दूरी बनाए हुए हैं इनसे। कहाँ दूरी बनाए हुए हैं, हाथ चेक कर रहे हैं उनके। देखिए नायडू जी ने जितनी भी इनसे शर्तें रखी हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, अम्बेडकरवादी विरोधी पार्टी है। अब देखिए फिर आप लोग अम्बेडकर विरोधी बता देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सर माथे लगा रहे हैं, संविधान को चूम रहे हैं। अच्छा, अभी इस सदन में स्टैचू हटाया गया है भीमराव अम्बेडकर जी का, छत्रपति शिवाजी का, गांधी जी का, यानी कि इनको जो वोट नहीं करेगा क्या उनके ये स्टैचू हटवाएंगे? तो ये अगर संविधान को ताक में रखने की बात नहीं है तो और क्या है? संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? चलिए ठीक है, तो ये मेहताब हिंदुस्तानी और सीधे कह रहे हैं कि सरकार जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो दलित विरोधी सोच हैं, अम्बेडकर विरोधी सोच के हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।